हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त नितेंद्र शर्मा। आवर ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन रिगार्डिंग टारगेट आईआईटी जेईई नीट हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री और केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री इट इज गोइंग ऑन। और हम ब्लॉक केमिस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश कर चुके हैं और ब्लॉक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम एस ब्लॉक केमिस्ट्री को कवर कर चुके हैं और पी ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर भी हम 2 लेक्चर बना चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर इज अबाउट द ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18 रिएक्शन इन वन शॉट और हैलोजेंस की नोबल गैस की रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शंस हैं, वो ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन पढ़ चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आज हम फोकस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पर, जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द ऑक्सो एसिड्स। जो ऑक्सो एसिड्स आपने सुन रखे होंगे, जैसे क्लोरीन के हैं, सल्फर के हैं, उनका हीटिंग इफेक्ट डिस्कस करेंगे। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पी ब्लॉक केमिस्ट्री में आती है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ NOx जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनकी प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट। और चौथा टॉपिक डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑक्साइड्स एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड। जो इंटर हैलोजन कंपाउंड हमारे हैलोजन फैमिली में होते हैं, उनकी और ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस। तो टॉपिक दिस इज फर्स्ट टॉपिक, दिस इज द सेकंड टॉपिक, दिस इज द थर्ड टॉपिक एंड दिस इज द फोर्थ टॉपिक। तो इस लेक्चर में हम 4 टॉपिक कवर करेंगे और इन चारों टॉपिक से मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी जेईई नीट और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर्स मिलते रहें और आपकी बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन हो आईआईटी जेईई नीट की। तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑक्साइड्स एंड इंटर हैलोजन कंपाउंड। भाई इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है और ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। देखो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल है, फंडामेंटल ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। जो बंदा वो ट्रिक पकड़ गया, उसके लिए वो रिएक्शन बिल्कुल हलवा है, कुछ भी नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर को। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑक्साइड। देखो ट्रिक आपको बता दूं, पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर दोस्तों याद रखना, पी ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी ऑक्साइड्स हैं और मोस्टली नॉन मेटल ऑक्साइड्स, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर मोस्टली एलिमेंट्स क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। और आप एसिडिक ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करोगे तो मेरे भाई एसिड ही बनेगा। आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए बात, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल ट्रिक समझाता हूं, आप कैसे ग्रैब करेंगे कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहली बात, प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, हमें ये बताओ। देखो ध्यान रखना, ऑक्साइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो बनते हैं ऑक्सो एसिड्स। ध्यान रखना, ये ऑक्साइड है, जैसे क्लोरीन का मोनोऑक्साइड है, ये ट्राइऑक्साइड है, ये पेंटाऑक्साइड है एंड दिस इज हेप्टाऑक्साइड। और इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट कंपाउंड में +1 है, इस कंपाउंड में +3 है, इस कंपाउंड में +5 है और इस कंपाउंड में +7 है। आप देख सकते हैं। पहली ट्रिक सुन लीजिए, हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन करने के बाद आपको वो ऑक्सो एसिड बनाना है जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम रहे। ये गलती मत कर देना, सबसे आसान लॉजिक बता रहा हूं, दिस इज द ट्रिक। अगर आप ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं पी ब्लॉक कंपाउंड में और वो नॉन मेटल ऑक्साइड है, हाइड्रोलिसिस करने पर उस कंपाउंड का पर्टिकुलर ऑक्सो एसिड बन जाता है और ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन्स सेम। पहली टॉपिक। चलिए अब क्लोरीन से ये बनेगा HClO। क्या बनेगा, HClO ऑक्सो एसिड बनेगा, क्योंकि HClO के अंदर यहां पर +1 ऑक्सीडेशन होती है। अगर मैंने पहले लिख दिया ना, अब तीनों प्रोडक्ट आप खुद लिख सकते हो। वीडियो को पॉज करो, तीनों प्रोडक्ट खुद लिखकर देखो, कॉपी पेन लिखकर बैठो। मेरे भाई बहुत बार बोल चुका, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो यू कैन लर्न और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओनली बाय राइटिंग एंड राइटिंग। जितना लिखोगे उतना ज्यादा आएगी रिएक्शंस और बार बार आप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाई स्क्रीनशॉट लेने की अपना जो हैबिट है वो छोड़ दो, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कितनी है, +3 और +3 का ऑक्सो एसिड आपको पता है क्या होता है, HClO2। मेरे भाई बहुत ही ब्यूटीफुल है। Cl2O5 क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कितनी होती है, +5 और +5 का ऑक्सो एसिड पता है आपको क्या होता है, HClO3 होता है। मेरे भाई
और Cl2O7 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और +7 से क्या बनेगा HClO4। बताओ इससे इजी ट्रिक मिलेगी क्या? नहीं आपको मिलेगी इससे इजी ट्रिक। सिंपल सा लॉजिक है, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड के अंदर अगर आप वाटर डालोगे तो ऑक्सो एसिड बनेंगे और ऑक्सो एसिड बनने के बाद मेरे भाई सिंपल सा लॉजिक है, उतने ही वही ऑक्सो एसिड बनाना है जिसमें आपकी सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहे, +1 से +1, +3 से +3, +5 से +5, +7 से +7। इसका मतलब है क्लोरीन का हेप्टा ऑक्साइड है, इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है परक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? परक्लोरिक एसिड। दिस इज क्लोरिक एसिड, दिस इज क्लोरस एसिड एंड दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। सबको पता है ये हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक एसिड सबको पता है। चलिए अब आपको बता दूं, हाँ बैलेंसिंग और करके दिखाता हूं। देखो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, सबके आगे 2 लगा दो, बैलेंसिंग हो गया अपने आप, कुछ भी नहीं करना, बैलेंसिंग हो चुकी है। देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, सारे बैलेंसिंग हो चुकी है। मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉन्सेप्ट है। मिल गया आपको आंसर। अब देखो इसी चीज को मैं किसी और मायने में रिलेट करता हूं। अगर मैंने इसको किसी दूसरे से रिलेट कर दिया ना तो आप कभी नहीं भूलेंगे मेरे भाई। और वो पॉइंट क्या है? दिस इज अबाउट द हीटिंग इफेक्ट। दिस इज अबाउट द हीटिंग इफेक्ट। किसका? ऑक्सो एसिड्स का। भाई आपने ऑक्सो एसिड बना तो लिए, जैसे आपको एक लॉजिक तो क्या मिल गया मेरे भाई कि पहला लॉजिक क्या मिल गया, यहां पे मैं पॉइंट डाल देता हूं। देखिए अगर आपके पास कोई भी पी ब्लॉक केमिस्ट्री में ऑक्साइड है, वो भी नॉन मेटल का, अगर आप उसमें वाटर डालोगे तो मेरे भाई मोस्ट प्रोबेबली 99% केस में ऑक्सो एसिड बनेगा। मिल गया। और ये क्या है मेरे भाई? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एक बार है ना कनेक्ट करना सीख जाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हलवा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, क्या आ गया? अब इन्हीं कंपाउंड से आप वापस ये बना सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का उल्टा होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन। तो अगर मैं कंपाउंड लूं यहां पर HClO, यहां पर मैं कंपाउंड लूं HClO2, यहां पर मैं कंपाउंड लूं HClO3 और यहां पे मैं कंपाउंड लूं HClO4। ठीक है, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, देख लीजिए आप। H-Temp 2 times क्वालिफाइड, नेट गेट, NVS क्वालिफाइड, मेरा NVS क्वालिफाइड है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द पोस्टिंग। मेरी पोस्टिंग कहाँ होती है वो देखते हैं, होती है नहीं होती वो डजंट मैटर, लेकिन हम आपको पढ़ाते रहेंगे ऐसे ही। ठीक है, और आई हैव आल्सो क्वालिफाइड AIPMT एग्जाम व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। 12th स्टैंडर्ड में जब मैं था 2010 के अंदर, आई हैव क्वालिफाइड AIPMT एग्जाम, बट स्टिल आई एम प्रेजेंट बिफोर यू एज ए टीचर, नॉट एज ए डॉक्टर, बट आई विल डेफिनेटली मेक गुड डॉक्टर्स। चलिए अब बात करते हैं इसकी। देखो ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सो एसिड बनते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑक्सो एसिड का उल्टा कर दो। अगर आपके पास कोई भी ऑक्सो एसिड है, अगर आप उसमें से वाटर निकाल लेते हैं यानी कि डिहाइड्रेशन, तो मेरे भाई वापस फिर से ऑक्साइड्स बन जाएंगे। इसका रिवर्स है, ये मैं यहां पे लाइन लगा देता हूं। इसका रिवर्स ये है, कभी गलती नहीं होगी, करके देख लेना। चलो अब करना क्या है, आप हीटिंग इफेक्ट लगाओगे ना ऑक्सो एसिड पे, तो आपको देखो ट्रिक सुन लो क्या करना है। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको करनी है, आपको पहले कंडेंसेशन करना है। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब है मॉलिक्यूल को डाइमर बनाना है, डाइमराइजेशन करनी है मेरे भाई। और कंडेंसेशन प्लस डिहाइड्रेशन, ये ट्रिक जिसने सीख ली उसके लिए ये क्वेश्चन हलवा है। अगर आप किसी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सो एसिड की हीटिंग इफेक्ट चेक कर रहे हो तो पहली ट्रिक, आप उस ऑक्सो एसिड का कंडेंसेशन करेंगे, मतलब उसको डाइमराइज कर देंगे, और प्लस उसका डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकाल लेंगे। और ट्रिक नंबर 2 जरूर ध्यान रखना मेरे भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम। ऑक्सीडेशन स्टेट है ना सेंट्रल एलिमेंट की, वो सेम रहनी चाहिए, बस आसान है। करो, अब देखो डिहाइड्रेशन करो, सबका डाइमराइजेशन कर दो, 2 मॉलिक्यूल कर दो, सबको डाइमराइजेशन। ठीक है, और सबके अंदर हीटिंग इफेक्ट कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर मैं सबको हीट करूंगा तो वापस वहीं घूम के आ जाऊंगा, Cl2O + H2O, Cl2O3 + H2O, Cl2O5 + H2O, Cl2O7 + H2O। बैलेंसिंग है पहले से ही। इससे बढ़िया ट्रिक जिंदगी में नहीं मिलेगी मेरे भाई, सबसे इजी है। अब बताओ
कुछ मुश्किल है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? कुछ भी नहीं है, मुश्किल बनाते हैं उस चीज को। समझ में आ गया? तो ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सो एसिड बनेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सो एसिड चेक करेंगे तो आपको पहले कंडेंसेशन मतलब डाइमराइजेशन कर देना है और फिर डिहाइड्रेशन कर देना है। आपके पास वही ऑक्सो एसिड बनेगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? सेम रहेगी। चलिए अब बात आती है कि सर हम आपको पजल कर सकते हैं। बिल्कुल पजल कर सकते हैं मेरे भाई, पजल करके दिखाते हैं। देखो आप पेपर में मान लो क्वेश्चन ये आ गया, जैसे आपको देता हूं कि सर ClO2 आ जाए या Cl2O6 आ जाए, अब हाइड्रोलिसिस करो, अब आप ट्रैप हो जाओगे यहां पर, क्योंकि यहां पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है ClO2 में और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। कितनी है? +6। अब क्लोरीन के +6 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला तो ऑक्सो एसिड होता ही नहीं, होता है? नहीं होता। और क्लोरीन के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड नहीं होता, तो फिर क्या करोगे? अगर मेरे भाई ऐसी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ जाए तो सिंपल सा ट्रिक याद रखना, ध्यान रखना क्या बता रहा हूं, सुनो। वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक ये है मेरे भाई, +4 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है ना, तो इसका कर दो एक ऊपर और एक नीचे, बस। ऑक्सो एसिड ले लो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ये ट्रिक है, कभी मत भूलना। समझ में आ गई? तो ClO2 के अंदर करोगे तो एक +3 वाला एक +5 वाला लेना है और +6 वाला मिल गया तो इसमें एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, 2 एसिड बना देना। चलो इसमें तो क्या बनेगा? +3 वाला HClO2 और +5 वाला HClO3, ठीक है। और इसकी ऑक्सीडेशन करें, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो +5 वाला HClO3 और +7 वाला HClO4। अब बैलेंसिंग करके देख लो, गलती मिल जाए तो मेरे को आके डाल देना। देखो करके दिखाऊं, कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, एक ये रहा एक ये रहा। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 7, 6 और 1 7, 3 ये रहे 4 ये रहे। बताओ कहीं गलती है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई। ऐसी सिचुएशन फेस करने को मिल जाए, आपके सामने ऑक्सो एसिड ना हो तो एक ऊपर वाला उठा लेना, एक नीचे वाला उठा लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट को देखकर, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। बिल्कुल डेफिनेटली कभी गलती नहीं होगी। आपको विजिबल है ये चीजें? बिल्कुल डेफिनेटली विजिबल होगी। चलो आ गया, बिल्कुल बिल्कुल मजा आ गया मेरे को बताने में। चलिए आप ये बातें आप नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए हो गया ये, डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, और रिएक्शंस के साथ आते हैं। चलो चलिए आइए, अगर आपने ये रिएक्शंस कर ली, ये 15-16 रिएक्शन लिखी हुई है, तो आपके हाइड्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है ना पी ब्लॉक में पूरा फिनिश हो जाएगा। कि अब देखो फंडामेंटल तो मैंने बता दिया, ऑक्साइड से हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सो एसिड बनते हैं। लेकिन अगर आपको ऑक्सो एसिड्स के अंदर डिहाइड्रेशन करनी है तो एक सिंपल मेन स्टेप याद रखना, ऑक्सो एसिड की डिहाइड्रेशन करने से पहले इसका डाइमराइजेशन यानी कि कंडेंसेशन कर लेना, फिर डाइमराइजेशन करना। दोनों प्रोसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहते हैं, ये बात आपको फंडामेंटल में याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं पहले कंपाउंड की। पहला है नाइट्रोजन का ट्राइऑक्साइड N2O3 है। N2O3 पता है क्या है? बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाउंड है। ये पेल ब्लू कलर का लिक्विड होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पेल ब्लू कलर की गैस होती है, सॉरी ये पेल ब्लू कलर की एक बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड होता है, बट दिस इज वेरी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड। फिर N2O5 है ना, इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये बातें मैं क्यों बताता हूं? ताकि आपको एक अगला कॉन्सेप्ट पता चल सके। दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है N2O3। इसलिए जल्दी से अगर इसको हाइड्रोलिसिस पानी मिल जाए तो हाइड्रोलिसिस करके, अब आप एक बात देखिए, मैंने कहा था ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन की स्टेट कितनी है? +3। तो +3 वाला ऑक्सो एसिड कौन सा होता है? NaClO2। दिस इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस एसिड। ध्यान रखना। चलिए अब देखो ये रिएक्शन आ गई समझ में। अब बिल्कुल इसका अपोजिट सीख जाओ, इसका अपोजिट सीख लेना अपने, समझो आपको रिएक्शन आ गई। अब देखो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करने पर क्या बना? नाइट्रस एसिड। यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पर बना मेरे पास नाइट्रस एसिड। और नाइट्रस एसिड का अगर हीटिंग इफेक्ट चेक करें ऑक्सो एसिड में तो आपको वापस क्या मिलना चाहिए? N2O3। लेकिन मैंने क्या बोला? अगर ये रूम टेम्परेचर पर ही अनस्टेबल है, क्योंकि ये स्टेबल होता है बहुत ही लो टेम्परेचर पर, इट इज स्टेबल एट माइनस टेम्परेचर एट अबाउट -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल है N2O3।
मतलब इसको रूम टेम्परेचर पर रखें तो ये क्या हो जाता है, डीकंपोज हो जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये। अब देखो HNO2 है, पहले क्या करते हैं ऑक्सिजन एसिड का डिहाइड्रेशन करने से पहले डाइमराइजेशन, डबल कर दिया, और डबल करते ही कंपाउंड में ऑक्साइड तो कौन सा बनना चाहिए, N2O3 प्लस वाटर, वापस फिर से वही मिल जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। तो आप समझ गए। लेकिन मैंने क्या बोला था, हीटिंग कर रहे हो, और हीटिंग का मतलब रूम टेम्परेचर तो अप्लाई मिल ही जाएगा, तो रूम टेम्परेचर ये फर्दर डीकंपोज हो जाता है NO प्लस NO2 के अंदर, NO प्लस NO2 के अंदर। इसका मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट तो मिल गया, लिख लीजिए कि N2O3 अगर आप इसको हीट कर देते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, ये NO प्लस NO2 के अंदर डिसोसिएट हो जाता है मेरे भाई। और NO और NO2 को आपस में मिक्स कर दिया जाए, टेम्परेचर हो -40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कोई भी माइनस टेम्परेचर हो, तो ये वापस फिर से डाइमराइज हो जाते हैं, ये दोनों आपस में कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, N2O3। लेकिन N2O3 रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, डिसोसिएट। ठीक है, तो HNO2 को डिहाइड्रेशन करने पर फाइनल प्रोडक्ट N2O3 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे NO प्लस NO2 प्लस H2O। बैलेंस करके देख लीजिए, बैलेंस है, दो हाइड्रोजन, दो नाइट्रोजन, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, बिल्कुल बैलेंसिंग है। समझ में आ गया मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये N2O3 का प्रिपरेशन भी है कि NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस को जब मिक्स कर देते हैं वेरी माइनस टेम्परेचर पर, तो वो N2O3 बनाता है पेल ब्लू कलर की गैस। ठीक है, और पेल ब्लू कलर का जो लिक्विड है, हमें कैसे पता चलेगा वो NO प्लस NO2 के अंदर डिसोसिएट हो गया है, क्योंकि NO गैस जो होती है वो कलरलेस होती है और NO2 गैस ब्राउन होती है। तो अगर पेल ब्लू कलर ब्राउन में कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाओ N2O3 डिसोसिएट हो चुका है। देखो भाई साहब, सारी नॉलेज मिलेगी आपको। चलिए अब N2O5, नाइट्रोजन की एसिडिटी कितनी होती है, +5, और +5 से सबको पता है कौन सा एसिड बनेगा, HNO3, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में एसिडिटी कितनी है, +5, तो दो नाइट्रोजन कितना कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, या मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं, अब एक बात तो ध्यान रखना, नाइट्रिक एसिड के बारे में खास बात बता दूं कि लेबोरेटरी में रखे आपने देखा होगा कई बार, जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो इट बिकम्स येलो ऑन द स्टैंडिंग, रखे वो येलो हो जाता है। या नाइट्रस एसिड के बारे में भी खास बात है कि HNO2 को जब भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं, इट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन सीटू प्रिपरेशन। क्या बोलते हैं उसको, इन सीटू प्रिपरेशन। इन सीटू का मतलब होता है इट इज प्रिपेयर्ड ओनली एट द टाइम ऑफ यूज, जब यूज करना हो तभी बनाते हैं। और बनाते कैसे हैं, बाय ट्रीटिंग क्रिस्टल्स ऑफ द सोडियम नाइट्राइट, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं, और बाय मिक्सिंग विद द डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स कर देते हैं, तो इससे बनता है HNO2। ठीक है, एक कंपाउंड और बनेगा NaNO2 के साथ HNO2 प्लस NaCl, तो मेन कंपाउंड HNO2 होता है इस प्रकार से। लेकिन HNO3 भी रखे येलो हो जाता है, क्योंकि ये फर्दर डीकंपोज हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाता है, डीकंपोज, HNO3 डीकंपोज हो जाता है। तो डीकंपोज होके क्या बनाएगा, ये बनाएगा N2O5 प्लस H2O। ठीक है, बिल्कुल वही हो जाएगा, +5 से +5 स्टेट रहेगी, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड प्लस वाटर निकल जाएगा। समझ में आ गया, ये रखे क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है, HNO3 है वो H2O प्लस NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में भी डिसोल्व हो जाता है, ये हम बता चुके हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर। तो NO2 गैस का कलर ब्राउन होता है, तो रखे ये येलो ब्राउन कलर इस वजह से अचीव कर लेता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, याद रखना, कुछ बातें होती है जो नोट कर लिया करो बीच में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड का जब आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, कि सर अब ये क्वेश्चन हमें पजल करेगा कि +3 है, तो हाइड्रोलिसिस का तो +3 रह गया, +5 का +5, अब इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड कितनी है, +4। तो सर ने ट्रिक बताया कि है, जब भी इसे +4 का ऑक्सीजन एसिड ना मिले तो मेरे भाई एक +3 वाला उठा लो, एक +5 वाला उठा लो, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, एक HNO2 बनेगा, एक HNO3 बनेगा। बहुत आसान है, करके देख लो। दो नाइट्रोजन, एक इसमें, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 1 5, 2 और 3 5, खत्म, आ गया P2O3। अब उसकी तरह बिल्कुल देखो N2O3 P2O3, तो इसमें क्या बना, HNO2, इसमें क्या बनेगा मेरे भाई, फास्फोरस का ऑक्सीजन एसिड याद करो। काफी बच्चे गलती पता क्या कर देते हैं, N2O3 तो HNO2 बना है, तो P2O3 से HPO2 होता है, नहीं होता। P2O3 में फास्फोरस का ऑक्सीजन एसिड
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है H3PO3। क्या होता है? H3PO3, जिसको क्या बोलते हैं? फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड क्या नाम है इसका? फास्फोरस एसिड, और इट इज आल्सो कॉल्ड फॉस्फोनिक एसिड भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फॉस्फोनिक एसिड। चलिए फास्फोरस एसिड कितनी है? +5, और +5 का ऑक्सीजन एसिड कौन सा होता है? यहां लिख देता हूं नीचे, H3PO4। ये तो सबको पता होगा। क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है? फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं इसको। ये फॉस्फोरिक एसिड बन गया। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। चलो अब आ गया बहुत ही फंडामेंटल समझ में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चे गलती क्या कर देते हैं? बच्चे गलती ये करते हैं कि सर ने ना कॉन्सेप्ट रिवर्स बताया है कि ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करने पर ऑक्सो एसिड बनते हैं और ऑक्सो एसिड की डिहाइड्रेशन करने पर वापस ऑक्साइड बन जाते हैं। लेकिन मैंने बोला है ऑक्सो एसिड के अंदर ऑक्साइड तो बनते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन करने से पहले कंडेंसेशन मतलब डाइमराइजेशन करना मत भूलना, ठीक है? यहाँ पर बताऊंगा मैं कॉन्सेप्ट, ठीक है? चलिए, इसका डिहाइड्रेशन करने पर वापस ये नहीं मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि H3PO3 डिसप्रपोर्शनेशन करता है। कितने लोगों को पता है कि H3PO3 ऑन हीटिंग इट अंडरगो डिप्रपोर्शनेशन, और H3PO4 ये डिसप्रपोर्शनेशन नहीं करता, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोरिक एसिड से पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बताएंगे भी। देखिए बने रहिए हमारे साथ, देखो बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल निकल कर आ रहे हैं। अब देखो सल्फर ऑक्सीडेशन कितनी है? +4। यहाँ पर कितनी है? +6। तो +4 वाला एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, और +6 वाला सल्फ्यूरिक एसिड। देखो +6 +4, तो कितनी आसान ट्रिक बता दी मैंने भाई। ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, याद रखना, कभी मत भूलना। बनेगा क्या? ऑक्सो एसिड। तो सल्फर के दोनों ऑक्सो एसिड मिल गए, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। ये बनता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये मिल गए आपको दोनों प्रोडक्ट। क्लियर है? इन दोनों का डिहाइड्रेशन सिखाऊंगा मैं आपको कि H3PO3 का डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बनता है, और H3PO4 का डिहाइड्रेशन होता है तो क्या बनता है, ठीक है? वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। PCl3, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन, क्या एनसीईआरटी मेंशन है कि PCl3 की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर कन्वर्ट है कि व्हाट हैपेंस व्हेन PCl3 बाय PCl3 फ्यूम्स इन मॉइस्चर। मॉइस्चर में PCl3 फ्यूम्स क्यों बनाता है? क्योंकि PCl3 में फास्फोरस कितनी है? +3। तो मेरे भाई ये चला जाएगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्सो एसिड के अंदर H3PO3, और यहाँ पर HCl गैस निकलती है और HCl गैस के फ्यूम्स होते हैं। तो फ्यूम्स आते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन। चलिए PCl5 को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PCl5 में भी ऐसे याद रखना है, +3 वाले से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्सो एसिड बनाया, और PCl5 ऑक्सीडेशन कितनी होती है? +5। तो +5 से +5 वाला ऑक्सो एसिड होता है H3PO4। इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है मेरे भाई, और HCl तो निकलेगा ही निकलेगा। याद रहोगे, बिल्कुल याद रखना आपको। इसमें एक इंटरमीडिएट और बनता है जिसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3। वो भी मैं आपको बना के दिखा सकता हूं अगर आप चाहो तो, बनेगा, वो भी बनेगा इसके अंदर इंटरमीडिएट। लेकिन POCl3 इंटरमीडिएट जो बनता है POCl3 फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, वो अनस्टेबल होता है, तो फर्दर हाइड्रोलिसिस करके वो बनाता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है? चलो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपकी तसल्ली के लिए दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं नहीं चाहता आपको इनऑर्गेनिक की एक भी रिएक्शन क्रैम करनी पड़े, सारे रिएक्शन आपको पता हो कि वास्तव में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। चलिए देखो, मैं यहां से क्या कहना चाह रहा था कि PCl5 का जो हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनाया सर ने? H3PO4 बनाया प्लस HCl, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर +5 है और यहाँ भी +5 है। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? ट्रिक समझाता हूं। पहले कैसे कंपाउंड बनेगा? पहले इन दोनों के रिएक्शन होने से क्या बनता है? देखो, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, 2HCl बाहर कर दो, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2HCl बाहर कर दो। अब क्वेश्चन उठे होता है, सर आपने PCl5 से 2 क्लोरीन ही क्यों निकाले? आपकी क्या हिम्मत होगी कि आपने 2 क्लोरीन निकाले? देखो भाई, PCl5 में सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट थोड़ी होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, 3 इक्वेटोरियल होते हैं। दुनिया को पता है 2 एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्ग होते हैं लेंथ में, और 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्ट होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो जल्दी ब्रेक होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो PCl5 में 2 क्लोरीन अपने आप अलग हो जाएंगे और 2 H के साथ निकाल लो 2HCl। ये ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच क्या गया? P बच गया,
एक ऑक्सीजन बच गया और 3 क्लोरीन बच गए। इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट बनता है POCl3। यही तो मैं कह रहा था। अब ये इंटरमीडिएट जो बनता है ना वो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये हाइड्रोलिसिस कर लेता है और हाइड्रोलिसिस करके वापस क्या बना देता है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो, +5 ही है मेरे भाई। ऑक्सीजन के -2, 3 क्लोरीन की -3, +5 ही आएगी। और हाइड्रोलिसिस करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर फास्फोरस, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ 3 क्लोरीन, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो 3H2O कर देते हैं। ठीक है, 3H2O करने से क्या हुआ, POCl3 के अंदर 3H2O करने से तो 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये और 3 HCl कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली हो गया। चलो बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को तो बताना था कि इंटरमीडिएट कंपाउंड POCl3 बनता है। चलो कि फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये भी हो गया। अब बता रहा था मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो अभी मैंने रिएक्शन बताई थी कि H3PO3 उसकी हाइड्रेशन करते हैं और H3PO4 उसके अंदर भी हीटिंग करते हैं। तो मैंने कहा था ऑक्सो एसिड्स के अंदर हीटिंग करने से पहले, डिहाइड्रेशन करने से पहले क्या होता है, डाइमराइजेशन, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल डाइमराइज हो जाएंगे और ये भी 2 मॉलिक्यूल डाइमराइज हो जाएंगे। अब देखो एक बार यहाँ पर ना लिख के देख लिया करो, सबसे बढ़िया ट्रिक बता देता हूँ, जिंदगी में नहीं भूलोगे। लिख के देख लिया करो, इसका डाइमर प्रोडक्ट लिख के देख लो, 6 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस और 6 ऑक्सीजन। इसका क्या बनेगा, 6 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस, 8 ऑक्सीजन। अब हीटिंग कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो। हीटिंग करके क्या करो, वाटर निकाल दो। वाटर निकालोगे तो 2 वाटर निकालोगे, क्या बनेगा, H4P2O5 और इसमें क्या बनेगा, H4P2O7। तो मेरे भाई ये ट्रिक है याद रखने की, मैं ऐसे ही तो रखता हूं, हमें ऐसे थोड़ी याद होती भाई, ऐसे याद होती है चीजें। चलो तो इसका मतलब पता चल गया कि फास्फोरस एसिड का जब डिहाइड्रेशन करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो ये बनता है। हीटिंग करने से वाटर रिमूव हो जाता है, हीटिंग करने से क्या रिमूव हो जाता है, वाटर, और इसको बनते हैं पायरोफास्फोरस एसिड। मैंने बोला था हीटिंग इफेक्ट करने से, डिहाइड्रेशन करने से जो कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड के नाम के आगे पायरो लग जाता है। क्या लग जाता है, पायरो। तो क्या बन गया, पायरोफास्फोरस एसिड। अब ये किससे बना है, फास्फोरस एसिड की, फास्फोरिक एसिड की हीटिंग करने से। तो क्या बनेगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। बताओ ऐसे आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी चीजें। अब इसके नाम कैसे आया, फास्फोरिक एसिड को हीट करने से जो कंपाउंड आता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड को हीट करने से जो कंपाउंड आता है पायरोफॉस्फोरस एसिड। हो गया खत्म। ऐसी चीजें सीख जाओगे मेरे भाई, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। NCl3 का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो, इसको याद रखने की ट्रिक बताता हूं। NCl3 के अंदर 3 हाइड्रोजन और इसमें प्रोडक्ट है ना, अमोनिया बनता है। क्या बनता है प्रोडक्ट, अमोनिया। इसमें ना वाटर को आपको 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लेने हैं, इसमें ट्रिक याद रखना, नाइट्रोजन क्लोराइड में 3 वाटर मॉलिक्यूल्स लेने हैं। अब 3 वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है, 3 H पॉजिटिव है और 3 ही OH नेगेटिव है। ठीक है, ऊपर का मिटा देता हूं, जब हो ही गया है तो इसको मिटा ही देते हैं, खामखा ये पजल करेगा आपको। अब देखो ये क्या फंडामेंटल है, 3 H पॉजिटिव और 3 OH नेगेटिव। तो आपको करना क्या, देखो नाइट्रोजन के साथ, अब नाइट्रोजन और क्लोरीन में नो डाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस तो कम है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखेगा, तो इस पे एलिमेंट लगेंगे पार्शियल पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होंगे हाइड्रोजन और Cl के साथ कंबाइन होंगे OH। तो इसमें NH3 तो बन गया और आपका साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3HOCl। क्या बनेगा, 3HClO या 3HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। अब इसमें प्रोडक्ट पता चल गया, इसमें क्या बनेगा, 3 वाटर मॉलिक्यूल, 3 हाइड्रोजन यहां लगा दो और 3HOBr निकल जाएगा। ऐसे चीजें याद होने शुरू हो जाएंगी, कभी क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी। चलो NF3, मेरे भाई NF3 हाइड्रोलिसिस नहीं करता, कारण बताएगा कोई, पता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास साइज छोटा है मेरे भाई, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि NF3 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल ड्यू टू स्मॉल साइज। PF5 हाइड्रोलिसिस करता है, नहीं करता। PCl5 की हो रही थी, PCl5 हाइड्रोलिसिस कर रहा था, PCl3 भी कर रहा था, और PF5 नहीं करता। क्यों, फास्फोरस का साइज छोटा है, 5 स्टीरिकली प्रोटेक्टेड है पूरी तरह से। सल्फर भी SF6 में, हालांकि सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, लेकिन सल्फर
हेक्साफ्लोराइड ये भी हाइड्रोलिसिस नहीं करता, ये भी हाइड्रोलिसिस नहीं करता। तो मेरे भाई ध्यान रखना है, तीनों कंपाउंड हाइड्रोलिसिस नहीं करते। पहले कंपाउंड में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, साइज छोटा है। दूसरे कंपाउंड में फास्फोरस 5 फ्लोरीन से घिरा हुआ है, स्टेरिकली प्रोटेक्टेड है। और सल्फर में हेक्साफ्लोराइड क्या कहेंगे, इन केस ऑफ SF6 sulfur hexafluoride, sulfur is sterically protected by the 6 large size fluorine atom, so there is no space to attack for the water molecule। भाई सल्फर चारों तरफ से 6 वाटर फ्लोरीन से घिरा हुआ है, तो वाटर को अटैक करने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा। तो स्पेस नहीं मिल रहा तो मेरे भाई हाइड्रोलिसिस रिएक्शन नहीं होगी। तो ध्यान रखेंगे। तो SF6 is inert towards hydrolysis। एनसीईआरटी में आंसर है, पूरे एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, कुछ भी अलग नहीं मेरे भाई, लेकिन कॉन्सेप्ट को मैं डेप्थ में लेके जा रहा हूं। क्यों? बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। ध्यान रखना कि लर्निंग इज ऑल अबाउट टू अंडरगो टू एक्सपेंड बोथ द डेप्थ एंड बोथ द ब्रेथ, हाइट, दोनों सब कुछ बढ़ना चाहिए। SF6 तो वाटर का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो नहीं होगी। SF4 हो जाती है, SF4 में हो जाती है। SF4 में आपको पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। SF4 की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, और SF4 की हाइड्रोलिसिस करोगे तो देखो क्या करना है, 4 फ्लोरीन है तो 4 हाइड्रोजन कर दो, 4HF बाहर चला जाएगा और प्रोडक्ट बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहेगी +4, और यहां भी कितनी है? +4। तो आई थिंक आपको सारी रिएक्शन समझ में आ गई होगी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सो एसिड, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। हाइड्रोलिसिस टॉपिक पूरा फिनिश हो गया। ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, ऑक्सो एसिड का हीटिंग इफेक्ट आपको समझ में आ गया, दोनों टॉपिक हो गए। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपकी कौन कौन सी यूजफुल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, और हमें कैसे पता चलेगा सर कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, और कैसे पता चलेगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होगी। ये भी तो फंडामेंटल है समझने का। चलिए डिस्कस करते हैं। क्योंकि कई बार है ना, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं कि हाँ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड तो करता है, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड तो डिस्प्रोपोर्शनेशन करता है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं करता। क्या हाइपोफॉस्फोरस एसिड करेगा? करेगा नहीं करेगा? ऐसे कंफ्यूजन में रहते हैं। आज हम पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा कि कब करेगा कब नहीं करेगा, कब डिहाइड्रेशन होगा कब डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। तो चलिए आते हैं अगले लेक्चर। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बता रहा था, अब हम ये बात डिस्कस करेंगे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कब होगी कब नहीं होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लेते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा किसमें आती है? फास्फोरस से एक ऑक्सो एसिड है H3PO3, उसकी हीटिंग करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। फास्फोरस एसिड कितनी यहां पर? +3, बिल्कुल है। अगर H3PO2 को हीट करें तो क्या ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा? दिस इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, एंड दिस इज फॉस्फोरस एसिड। अब समझने की बात ये है, और एक और लिख देता हूं आपके नीचे, H3PO4, क्या ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा? और एक कंपाउंड और लिख देता हूं, P4 कंसंट्रेटेड NaOH, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। सारी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी क्वेश्चन एग्जाम में, जेईई मेंस और नीट ने पूछे हुए कंपटीशन में। समझना कैसे कि सर पता कैसे चलेगा कि डिस्प्रोपोर्शनेशन होगी या डिहाइड्रेशन होगी? क्योंकि ऑक्सो एसिड का डिहाइड्रेशन करने पर सर आपने सिखाया है कि ऑक्साइड से वाटर, हाइड्रोलिसिस वाटर निकाल देते हैं, लेकिन डिहाइड्रेशन कब होगी? समझना ध्यान से। फास्फोरस नाइट्रोजन की तरह इसकी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट कितनी है? +5, और मिनिमम कितनी है? -3। -3 में जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, फॉस्फीन है PH3, रोटन फिश लाइक स्मेल होती है इसकी, रोटन फिश लाइक स्मेल होती है, और इट इज आल्सो यूज्ड एज हॉलवे सिग्नल। यूज लिख लेना, फॉस्फीन का यूज होता है, इट इज यूज्ड इन हॉलवे सिग्नल, क्योंकि जब ये बर्न होता है तो एक ग्रीन कलर की फ्लेम निकलती है। तो मान लो नाइट के अंदर शिप नेविगेशन कर रहे हैं, जहाज है समुद्री के अंदर, रात के अंधेरे में आ रहे हैं, तो फॉस्फीन एज ए हॉलवे सिग्नल का काम करता है शिप को डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
इट इज यूज्ड एज ए हॉलवे सिग्नल टू डायरेक्ट द शिप इन द सी, और इट इज आल्सो यूज्ड एज ए स्मोक स्क्रीन, ये एक स्मोक स्क्रीन बनाने में भी काम आता है। ये दोनों यूजेस क्या रखेंगे, और इसकी रोटन फिश लाइक स्मेल होती है, ये इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। चलिए, फास्फोरस के हाईएस्ट स्टेट में क्या क्या हो सकता है, P2O5, H3PO4 और HPO3। HPO3 सुना है, इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड, लिख लीजिए HPO3। ऑक्सीडेशन स्टेट यहां भी +5 ही है HPO3 में, बट दिस इज कॉल्ड मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और मेटा का मतलब होता है झूठा, फर्जी। तो क्या बोलेंगे, देखिए डिस्कस करते हैं भाई साहब। एक पॉइंट अपने माइंड में लिख के चलो, अगर फास्फोरस अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पर है +5 और -3 पर, तो कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्रपोर्शन, देखो कई बार क्या होता है ना, हम चीजों को समझ नहीं पाते, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हम उस जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं उसकी डेप्थ में जाने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अरे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, अगर एक एलिमेंट अपने को सेल्फ ऑक्सीडाइज करे और सेल्फ रिड्यूस करे, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन सेल्फ रिडक्शन, तब बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। लेकिन अगर एलिमेंट पहले से अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्या वो उससे हाई जा सकता है, नहीं जा सकता ना। पहले से अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उससे लो जा सकता है, नहीं जा सकता। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई ना, कि अगर फास्फोरस अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पर है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इट विल नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लिख लो, D फॉर डिस्प्रपोर्शनेशन, R फॉर रिएक्शन। अगर फास्फोरस अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पर है ऑक्सीडेशन स्टेट के मामले में, तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। कब शो करेगा, जब इनके बीच में हो, जब -3 से +5 के बीच में हो, इन बिटवीन, और इन बिटवीन होगा तो इट विल शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बात अपने माइंड में लिख लो, सेट कर लो, कभी गलती नहीं होगी मेरे, ठीक है। चलिए अब आते हैं, अब जिसको ये कॉन्सेप्ट फंडामेंटल समझ में आ गया, उसके लिए चारों क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन हलवा, एकदम हलवा। चलो चेक करते हैं। और हाँ, अगर एक्सट्रीम वैल्यू पर, सर एक्सट्रीम वैल्यू पर अगर डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, अरे डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा तो लिख लो, अगर डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन होगा मेरे भाई। क्या होगा, डिहाइड्रेशन, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, फास्फोरस एसिड +3 स्टेट में है और +3 वाला बीच में आ गया, डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा, और डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा तो +3 वाला +5 में जाएगा, तो क्या बनाएगा मेरे भाई, फॉस्फोरिक एसिड, और एक कंपाउंड इसमें बनाता है फोस्फीन। क्या बनाता है, फोस्फीन। मतलब +3 से जाता है +5 में, और +3 से -3 के अंदर। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, ध्यान रखना। फास्फोरस एसिड का हीटिंग करने पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, फॉस्फोरिक एसिड प्लस फोस्फीन, फॉस्फोरिक एसिड प्लस फोस्फीन, लिख लेना। अब देखो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल फंडामेंटल समझाता हूं कि अगर हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इसका नाम लिख लो, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड को कई बार है ना, कई बार उल्टे सीधे नाम दे देते हैं ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए, इसको फोस्फेनिक एसिड भी कहते हैं, फोस्फेनिक, इसका नाम फोस्फोनिक, फोस्फेनिक, फोस्फोनिक, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे। और एक ब्यूटीफुल नेचर है जिसमें अस और इक, जिसमें अस का आता है ना प्रोनाउंसिएशन, अस, तो अस का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इक का मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। किसी भी चेक कर लो, जैसे नाइट्रस HNO2 में +3, नाइट्रिक HNO3 के अंदर +5, सल्फ्यूरस +4, सल्फ्यूरिक +6, है ना। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो, फास्फोरस +3, फास्फोरिक +5। आया लॉजिक समझ में, ऐसी चीजों को पकड़ना है। अब आगे देखिए, ये डिस्प्रपोर्शनेशन करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1। अब +1 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा तो एक तो इसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बना देते हैं, मतलब फोस्फीन तो बनेगा, नो डाउट,
क्या बनेगा? फोस्फीन बनेगा। +1 से चला गया -3 के अंदर, और एक कंपाउंड बन सकता है इसमें H3PO3। अरे +1 से मेरे भाई +3 में भी तो आ सकता है। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सर +3 में आ गया तो फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेशन करेगा, फिर से डिस्प्रोपोर्शनेशन कर लेगा और बनाएगा क्या? H3PO4 प्लस फोस्फीन। तो मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको कि ऐसे रिएक्शन करके दिखाओ, नहीं मेरे भाई देखो, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है तो फास्फोरस एसिड ही बनता है, फोस्फीन ही बनता है, लेकिन फास्फोरस एसिड फर्दर डिस्प्रोपोर्शनेशन कर लेता है तो एक प्रोडक्ट तो फोस्फीन बनता ही बनता है, और फिर क्या बनता है? फास्फोरिक एसिड। तो फाइनल प्रोडक्ट तो यही है ना, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इसका मतलब आपको एक ही आंसर मिल गया, चाहे फास्फोरस एसिड हो चाहे हाइपोफॉस्फोरस एसिड हो, दोनों के डिस्प्रोपोर्शनेशन से एक ही प्रोडक्ट बनता है, फास्फोरिक एसिड और फोस्फीन गैस। इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पर है, एक्सट्रीम वैल्यू पर डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा, और डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं करेगा तो सर ने क्या दिखाया था? डिहाइड्रेशन करेगा। और डिहाइड्रेशन करने के दो तरीके हैं इसमें। देखो, एक तरीका तो क्या है, अगर आप प्योरली डिहाइड्रेशन करते हो, ये रिएक्शन बता देता हूं, एक बार मैं लिख देता हूं। देखो, ये रिएक्शन के अंदर दो खास बात है। पहले इस रिएक्शन को अगर मैं हीट करूं 360 डिग्री सेल्सियस पर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पूछा गया है, ध्यान रखना। 273 में 360 जोड़ लेना, कितना आता है? 273 में 360 जोड़ लोगे, ठीक है। 360 डिग्री सेल्सियस पे या 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको हीट करते हैं तो फास्फोरिक एसिड, ये क्वेश्चन है, नीट ने पूछा हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और नीट ने पूछा है तो जेईई मेंस इसकी बाल की खाल निकाल देगा। फास्फोरस एसिड +5 स्टेट को के अंदर पहले 350 डिग्री सेल्सियस पर HPO3 + H2 बनाता है, और ये है फास्फोरिक एसिड का झूठा फर्जी सॉल्ट, जिसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3। और मेटाफॉस्फोरिक एसिड फॉल्स होता है, नकली, और साथ ही साथ अनस्टेबल भी होता है मेरे भाई, ठीक है। तो अभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +5 ही है, नो डाउट, लेकिन ये अनस्टेबल है तो फर्दर डिकंपोज हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पेपर में आए, ध्यान रखना कि H3PO3 को हीट कर रहे हैं 360 डिग्री सेल्सियस पर, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड आंसर होगा, ठीक है। चलो, अगर इसको 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट कर दे, कितने पे? 600 डिग्री सेल्सियस पर, फर्दर आएगा एबिलिटी। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सिखाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनाता है? ऑक्साइड, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड कौन होता है? HPO2 + H2। आगे समझ में कभी गलती नहीं होगी। देखो ये बैलेंस है, 3 हाइड्रोजन, 1 और 2 3, ऑक्सीजन 4, 3 और 1 4, और यहाँ पे देखो 2 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2, मैं डबल कर देता हूँ, देखो हो गया बैलेंस, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 फास्फोरस 2 फास्फोरस, ऑक्सीजन 5 और 1 6, 5 और 1 6, हो गया ना, 3 दूनी 6। तो आज से देखिए कि HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने पर फर्दर किस में डिकम्पोज हो जाता है? P2O5 में। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा करता था कि H3PO3 को डायरेक्ट हीट कर दे 600 डिग्री सेल्सियस पर, तो नो डाउट पहले इंटरमीडिएट क्या बनेगा? HPO3। अगर टेम्परेचर इसके बाद फर्दर हीटिंग नहीं कर रहे हैं, 360 के बाद फर्दर हीटिंग नहीं कर रहे हैं, तो P2O5 नहीं बनेगा, लेकिन हीटिंग कंटिन्यू करते हैं तो रिएक्शन कहां पे जाके रुकेगी? P2O5 पे। तो ऑक्साइड एसिड बन गया, ऑक्साइड बन गया, +5 से +5। आगे समझ में ऐसे गलती आप नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, नो डाउट। चलिए अब HNO2, ये भी आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। कारण पहले देखो, एक रिएक्शन और लिखी थी मैंने, आपको याद हो तो, कि फास्फोरस NaOH के साथ रिएक्शन करता है, NCERT मेंशन ये रिएक्शन इसलिए करवा रहा हूं, पेपर में काफी बार आई हुई है वाटर के साथ। इसमें फास्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो 0 तो -3 और +5 के बीच में ही है, मैंने कहा था, और -3 +5 के बीच में डिस्प्रोपोर्शनेशन कर सकता है। तो व्हाइट और येलो फास्फोरस, ये व्हाइट या येलो फास्फोरस है, और हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH, और इसमें एक इनर्ट एटमॉस्फेयर होता है, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 गैस, ताकि बाकी गैसेज इंटरफेयर ना करें। तो फास्फोरस -3 में जा सकता है, 0 से नीचे -3 कौन होता है? फोस्फीन, और एक कंपाउंड बनता है इसमें NaH2PO2, इसका नाम है सोडियम
हाइपोफॉस्फाइट। ध्यान रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें फास्फोरस कितनी होती है? +1। ठीक है, ये दो कंपाउंड बनते हैं, व्हाइट और येलो फास्फोरस की कंसंट्रेटेड एनर्जी के साथ रिएक्शन करवाते हैं इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, तो +0 से जाता है एक -3 में और एक जाता है +1 में। तो दिस इज द डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ द व्हाइट और येलो फास्फोरस। पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट याद रखेंगे। HNO2 का देख लो। अब H3PO3 के बाद HNO2। देखो अभी मैंने सिखाया था HNO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। हीटिंग करेंगे तो दो तरीके हैं, देखो दो मॉलिक्यूल्स ले लो। हीटिंग करने से एक तो कंडेंसेशन, डाइमराइजेशन, और हीटिंग करने पर क्या बनता है? N2O3 प्लस H2O। लेकिन रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? अनस्टेबल, तो N2O3 किसमें टूट जाएगा? NO प्लस NO2। तो एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर 2HNO3 दे रखा हो ना हीटिंग, तब तो होती है कौन सा? डिहाइड्रेशन। तब तो कौन सी रिएक्शन होगी इसमें मेरे भाई? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। लेकिन HNO3 अगर 3 मोल हो ना, ये करता है डिसप्रोपोर्शनेशन। HNO2 डिसप्रोपोर्शनेशन भी करता है। देखो HNO2 डिसप्रोपोर्शनेशन कर लेता है 3 मोल्स में। एक बनाता है आपका HNO2 से HNO3 और एक कंपाउंड बनाता है NO2 और प्लस H2। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, देखो समझाता हूं। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की +3 है, तो एक तो चला गया +5 में और एक चला गया +4 में। 3 से नाइट्रोजन +3 से +5 में और NO2 नहीं NO बनेगा +2। तो +3 से +2 और एक +3 से +5। ये रिएक्शन भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है ऑटोमेटिकली। अब ये देखो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ रहा और 2 हाइड्रोजन ये रहे, और नाइट्रोजन भी 3 है, 1 और 2 NO कर देता हूँ इसको। ऑक्सीजन 3 और 2 5 और 1 6 हो गई बैलेंसिंग। आपको ऐसे समझकर चलना है। ठीक है, अब इसमें ये प्रोडक्ट क्यों बने, ये भी एक आपको लॉजिक समझाता हूँ, ट्रिक समझाता हूँ कि सर HNO2 नाइट्रस एसिड का हीटिंग करने पर डिसप्रोपोर्शनेशन तो बता दिया आपने, लेकिन यही प्रोडक्ट क्यों बने? देखो ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर एक नाइट्रोजन की स्टेट कितनी है? +3। तो 3 नाइट्रोजन पे कितना आएगा? 3 × 3 9 आ गया। उधर देखो एक नाइट्रोजन पे कितना है? +5 दिख रहा है, और इसमें एक नाइट्रोजन पे कितना है? +2। तो 2 नाइट्रोजन पे कितना आएगा? +4 +5 9। ऐसे रेशियो इक्वल होना चाहिए, अपने आप पता चल जाता है प्रोडक्ट सही बने हैं नहीं बने हैं। ठीक है, ऐसी चीजों को याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेता हूं मैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ये भी हो गई। H2SO4 के अंदर बस 2 कंपाउंड और बचे हैं और फिर हमारा रिएक्शन हो जाएगा। 2 कंपाउंड कौन से हैं? देखिए, एक तो आपके पास है H2SO3, इसकी हीटिंग करते हैं, और एक है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी हीटिंग करते हैं। ठीक है, दोनों कंपाउंड के अंदर हीटिंग करते हैं। तो दोनों कंपाउंड की हीटिंग करेंगे तो दोनों कंपाउंड क्या बनेंगे? मैंने बताया था दोनों क्या है? ऑक्सो एसिड, और ऑक्सो एसिड के अंदर हीटिंग करते हैं तो पहले डाइमराइजेशन फिर डिहाइड्रेशन। डाइमराइजेशन करेंगे तो डबल कर देंगे, 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स, तो क्या बनेगा? इसमें वाटर निकाल देते हैं हीटिंग करने पर, वाटर निकाल देते हैं हीटिंग करने पर, तो 4 हाइड्रोजन से 2 बचेंगे, 2 सल्फर 5 ऑक्सीजन। इसमें H2SO7, ये दुनिया को पता है, इसका कंपाउंड का नाम है ओलियम। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को हीटिंग करने से बना है, तो क्या बनेगा? नाम क्या आगे? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। और मेरे भाई इसको एक नाम और है बहुत ही ब्यूटीफुल, इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड में जो फ्यूम्स होते हैं वो किस गैस के होते हैं? सल्फर ट्राइऑक्साइड के। क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस के फ्यूम्स है वो H2SO4 में चले जाएं तो H2S2O7, क्योंकि सल्फर ट्राइऑक्साइड H2SO4 रिएक्शन करके H2S2O7 ही बनाते हैं, इसलिए ओलियम को फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम, ये सारे नाम है इसके, ध्यान रखना। और सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या था? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड को हीट करके डिहाइड्रेशन करोगे तो इसका नाम क्या होगा? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम है इसका? पायरो सल्फ्यूरस एसिड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है, +6 है तो यहाँ भी +6 ही आएगी, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की +4 है और यहाँ भी कितनी आएगी? +4 आएगी।
ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन एग्जाम के लिए, दोनों याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। हमारे पास टॉपिक तो दो बच गए हैं कि एक तो प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। मैं लेक्चर को लेंथी नहीं बनाया था। अगर अब देखो हमारे पास रिएक्शन बचेंगी कौन कौन सी, एक तो ओजोन की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आती है, तो उसको उसमें कंबाइन कर देते हैं। अगले लेक्चर हम ले लेंगे ओजोन की रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है ऑक्सीजन की, और एक नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है NOx, इनको प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, ये अगले लेक्चर में हम सारे डाल देंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं, एक टॉपिक बीच में रह गया था कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या आपके पास कोई इंटर हैलोजन कंपाउंड आ गया, उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे करोगे? ठीक है, बस 5 मिनट का टॉपिक है। एक जो छोटी सी ट्रिक बताने पर ही फंडामेंटल समझ में आ जाएगा। जो मेरी ट्रिक को पकड़ गया तो इंटर हैलोजन कंपाउंड कोई भी आ जाए, उसकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी, कभी गलत नहीं होगी। चलिए देखिए, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं कि हैलोजन ऑन कंबाइनिंग विद द अदर हैलोजन दे कैन फॉर्म द कंपाउंड। द स्पेशल कंपाउंड्स आर नोन एज इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड को लिखने का एक खास तरीका होता है, वो तरीका ध्यान से सुनिए। पहले तो गलती यहाँ पर बच्चे करते हैं कि x प्राइम और n ले लेते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? Here n कैन बी 1357, सबको पता है 1357 वैल्यू हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। चलिए जैसा आपको मैं एग्जांपल देना चाहूं, एक जैसे मैं ले लिया CLF, ठीक है, कंपाउंड ले लिया CLF कंपाउंड ले लिया, एक कंपाउंड ले लिया मैंने BRF3, एक कंपाउंड ले लिया मैंने BRF5 और एक कंपाउंड ले लिया मैंने IF7। ठीक है, आप यहां से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अब लिखने का तरीका ध्यान रखना, इसको लिखते हैं x प्राइम m। इसमें ये जो लेफ्ट साइड में जो हैलोजन लिखा होता है वो होता है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन सा होता है? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो उस तरफ लिखा होता है राइट साइड में x प्राइम, वो होता है हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये गलती कभी नहीं करना। ठीक है, CLF लिखते हैं, FCl कभी नहीं लिखते, देखा होगा आपने। BRF3 लिखते हैं, BRF5, IF7, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे लिखने का तरीका है। अब देखो ट्रिक सिखाता हूं। ट्रिक क्या है? जो बंदा मेरी ट्रिक को पकड़ गया वो इंटर हैलोजन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोलिसिस करने में कभी गलती नहीं करेगा। 5 सेकंड की ट्रिक है, बस समझ लो। देखो x प्राइम n, कभी भी हाइड्रोलिसिस करोगे, क्या करोगे? हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में दो चीजें होती है मेरे भाई, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ध्यान से सुनना, जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका तो बनाना है आपको, उसको क्या बनाना है? हाइपो एसिड। उसको तो बनाना है आपको हाइपो एसिड। ठीक है, और जो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका बनाना है आपको हाइड्रा एसिड। क्या लगाना है? हाइड्रा एसिड। अब हाइड्रा एसिड क्या है? सीधा ट्रिक बताता हूं, समझना नहीं है। देखो, हाइड्रोलिसिस करोगे वाटर का OH, तो OH वाला पार्ट तो लगेगा इसके साथ, इस तरफ तो OH ऐड करना है, मतलब लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन के साथ एक ऐड करना है वाटर का OH वाला पार्ट, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ क्या ऐड करना है? वाटर का H वाला पार्ट। इससे बढ़िया कोई ट्रिक नहीं है जिंदगी में, कहीं मिल जाए तो बता देना। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो लगेगा हाइड्रोलिसिस में वाटर का H वाला पार्ट, और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ लगेगा OH वाला पार्ट। अब सर इसकी भी ट्रिक बता दो, क्यों हो रहा है ऐसा? भाई ट्रिक बड़ा सिंपल सा है। देखो, अगर CLF है तो मेरे को बताओ क्लोरीन और फ्लोरीन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? बड़ा सिंपल सी मेरी बात, फ्लोरीन है भाई। फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, बिकॉज़ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर, दे हैव डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई। अगर मैं बात करूं, मैं कह दूं मेरे पास ICl है, तो ICl इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, देन मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन। आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन से ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज़ हायर इज द पोलैरिटी, हायर इज द रिएक्टिविटी। आयोडीन नॉन पोलर है, क्लोरीन नॉन पोलर है,
लेकिन इन दोनों की कॉम्बिनेशन कर दे, अगर इन दोनों का एक एक मोल ले ले तो बनेगा ICl, और ICl भाई सब पोलर है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पोलैरिटी अराइजेस एंड हायर द पोलैरिटी हायर इज द रिएक्टिविटी। सो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू नॉर्मल हैलोजन कंपाउंड। भूलना मत ये बात जो मैंने बोली है, ठीक है। चलो आगे डिस्कस करते हैं। अब भाई साहब जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज की तरफ मेरे भाई वाटर का OH नेगेटिव तो अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव पार्ट की तरफ वाटर का H पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। इससे बड़े को ट्रिक है नहीं है। पहली ट्रिक समझ गए, ये दिस इज द ट्रिक नंबर 1। ये तो क्या थी मेरी ट्रिक नंबर 1। और मेरे भाई सेकंड ट्रिक याद रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिसिस करने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करनी, ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम। गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी, करके देख लेना, करके दिखाओ। देखो कितने एग्जांपल दूं, जितने एग्जांपल दूंगा एक भी गलत हो जाए ना तो आप आज से ही लेक्चर देखने छोड़ देना। देखो इन चारों कंपाउंड्स की मैं आपको हाइड्रोलिसिस करके दिखाता हूं। चलो ये फंडामेंटल आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, मैं लिख करके दिखाता हूं। एक्स प्राइम क्या है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एक्स के साथ तो OH लगाना है, एक्स के साथ OH प्लस एक्स प्राइम के साथ H लगाना है, तो ये प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। चलिए आपको सामने 4 कंपाउंड लिख देता हूं, उन चारों से जिसने सीख गया वो बच्चा कामयाब है। चलो 4 एग्जांपल दूंगा मात्र, देखो कौन कौन से हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने PRF, एक ले लिया एक कंपाउंड ICl3, क्या है ICl3, ClF3, BrF5। चलो कर करे, कुछ भी नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हाइड्रोजन लगाना है HF, इसके साथ OH लगाना है तो HO Br, ठीक है। करके देख लो। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर फ्लोरीन की पहले भी -1 थी, यहाँ भी -1 ही है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन की पहले भी +1 थी, अभी +1 है। क्या गलती नहीं है ना, ऐसे सीख जाओ। ICl3 करो, हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस करोगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ क्या लगेगा HO, सॉरी एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ एक गलती नहीं करनी है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3, तो आयोडीन पे कितना चार्ज आएगा +3, तो +3 वाला बनेगा HiO2। लिख लेना, वहां पे एक छोटी सी गलती कर दी मैंने कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या बनाएगा, ऑक्सो एसिड बनाएगा, लिख लेना ऑक्सो एसिड, और वो बनाएगा हाइड्रा एसिड, ठीक है ऑक्सो एसिड। और इसमें I के साथ H के साथ क्या लगेगा HCl, ठीक है। तो यहाँ क्लोरीन पहले ही -1 में था, यहाँ -1 में था। आयोडीन यहाँ पे +3 में है, तो यहाँ भी देखो +3 में है। HiO3 सबको पता है ना, क्या नाम है इसका, आयोडस एसिड, आयोडस एसिड हो गया। HCl + HiO, ये प्रोडक्ट है। इसके बताओ ClF3 के, इसके साथ HO, क्लोरीन की स्टेट कितनी है +3, तो +3 वाला क्या लगेगा, ये बनेगा HClO2 + HF। BrF5, इसके साथ क्या लगेगा, यहाँ देखो ब्रोमीन की स्टेट कितनी है +5, और +3 + 5 वाला होता है HbRO3, HbRO3 ये बनेगा, और फ्लोरीन के साथ क्या आएगा HF। इससे आसान कोई चीज है नहीं है ना, बस। अब एक और ले लो IF7, इसके हाइड्रोलिसिस करो। आयोडीन ऑक्सीडेशन कितनी है +7 में क्या होता है HiO4 के साथ क्या लगेगा HF। खत्म, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ट्रिक आप बिल्कुल फंडामेंटल समझ में हो गए मेरी बात का, तो नो डाउट आपको सारा फंडामेंटल क्लियर हो गया, आप गलती नहीं करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मैंने सारी खत्म कर दी। आज देखो कितना अच्छा चीजें मैंने पढ़ी, हाइड्रोलिसिस और डिहाइड्रेशन पे फोकस किया है सारा का सारा। तो दिस लेक्चर इज ऑल अबाउट द डिहाइड्रेशन रिएक्शन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ज्यादा वीडियो को शेयर करना, और आज वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लगी सब बताएंगे, और नो डाउट
आपसे मैं 1-2 दिन के अंदर एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं, वो रिक्वेस्ट भी आप याद रखेंगे। एंड यू कैन आल्सो कनेक्ट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम। माय आईडी इज nitesh.nds92 के नाम से है, nitesh.nds92। और एक आपको टेलीग्राम पे मैं एक ऐप बना रहा हूँ, टेलीग्राम पे एक चैनल बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं टेलीग्राम पे, और डिस्क्रिप्शन में आज आपको उसका लिंक मिल जाएगा और उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप पर आ सकते हैं। उस ग्रुप की क्या खास बात होगी, उसमें हम डाउट सेशन रखा करेंगे। किसी बच्चे को चैनल के अलावा मान लो कोई इनऑर्गेनिक के साथ साथ कोई बच्चा फिजिकल की भी तैयारी कर रहा है साथ साथ, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी डाउट्स उसके बन रहे हैं, तो वो ग्रुप के अंदर पूछ सकता है। आपस में भी आप उसके ग्रुप को सोल्व कर सकते हैं, सेशन को डाउट सेशन रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ मुझे मिलेंगी, मेरे को स्टडी मटेरियल मिलेगा, मैं पीडीएफ और स्टडी मटेरियल और जो स्पेशली हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग की कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल बीएससी केमिस्ट्री के टॉपिक्स का स्टडी मटेरियल भी आपको फॉरवर्ड करूंगा। तो टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और इंस्टाग्राम आईडी आपको मैंने बताई दी, यू कैन कनेक्ट टू मी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। हमसे जुड़े रहिए आगे तक, ठीक है, बने रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए। एंड डोंट फॉरगेट, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप हर वीडियो लेक्चर को लेंथी समझकर स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को शेयर करना है लोगों के साथ और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है जो नया है स्टूडेंट। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, इंफॉर्मेटिव लेक्चर मिलते रहेंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में।